जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, आज बात करूंगा मैं भारत की विदेश नीति की। विदेश नीति जिस प्रकार का विश्व अब बन गया है, उसके अंदर वी हैव बिकम ए ग्लोबल विलेज। और किसी भी देश की जो मजबूती है वो दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो उसकी आर्थिक स्थिति पर, और दूसरा दूसरे देशों से उसके अंतर संबंधों पर। अब वो जमाना नहीं है कि तोपें किसके पास जाते हैं, घोड़े किसके पास जाते हैं, हाथी किसके पास जाते हैं। अब समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आपकी विदेश नीति का, और दूसरे देशों से आपके संबंध क्या हैं, और बुरे समय में अच्छे समय में कौन आपके साथ खड़ा होता है। ये विदेश नीति की सफलता और उसकी जो लंबी उसका परिणति होती है, उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, आज के विश्व में तीन तरह के गुट हैं। एक गुट अमेरिका का गुट है, और ये भी अमेरिका का जो गुट है, ये बाइडेन साहब के जमाने में डिफरेंट टाइप का था। जब नाटो के साथ इनके अच्छे संबंध हुआ करते थे, वो उनको अपना मित्र माना करते थे, तो बाइडेन साहब का अमेरिका। और अब डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत जो अमेरिका का रुख है, और जिस प्रकार से वो नाटो के अंदर भी, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जिस प्रकार की मदद बाइडेन साहब के जमाने में होती थी, उसमें भी रद्दोबदल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो बदलता हुआ यूएसए एक धुरी है, जो कि अब कह रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम ब्रिक कंट्रीज पे टैरिफ लगाएंगे, हम नाटो को अनुदान नहीं देंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम अनुदान नहीं देंगे। तो एक प्रकार की अलग प्रकार की राजनीति और रणनीति उनकी चल रही है, और वो दबाव में दूसरे देशों की बाहें मरोड़ के अपना काम कराने का जो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया है, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तो वो गुट हुआ। दूसरा गुट हुआ चीन का। चीन जिसने पिछले 25-30 साल के अंदर अपने को एक अंतरराष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है, और उस मैन्युफैक्चरिंग हब के अंतर्गत उन्होंने अमेरिका को भी अपने आगोश पे ले लिया है। अगर अमेरिका के अंदर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब खत्म हो गई, अब तो ये हो गया कि साहब उनके यहां सर्विसेज सेक्टर से उनके देश की प्रगति होती है। और क्योंकि चाइना ने एक दूरगामी नीति बनाई थी कि बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाओ, लार्ज कैपेसिटी की यूनिट्स लगाओ, और जो अर्थशास्त्र के अंदर कहा जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब जितनी बड़ी आप यूनिट लगाएंगे उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और दूसरे लोग छोटी यूनिट लगाएंगे, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो जाएगा, तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और अपना माल उनको बेच देंगे। चीन ने 25-30 साल के अंदर किया, और बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा। भारतवर्ष के साथ खड़े होने वाला देश आज हमसे 5 गुना बड़ा एक आर्थिक महाशक्ति बन गया, जबकि जनसंख्या बराबर है। तो चीन ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अपना जो कार्यक्रम था उसको पूरा कर लिया, और आज विश्व के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर तूती किसी के बोलती है, और मेड इन चाइना के हर जगह आपको लेवल दिखाई पड़ते हैं, तो वो चाइना के हैं। और तीसरा गुट अगर आप देखें, या तीसरी महाशक्ति देखें, तो आप रूस को देखेंगे, जिस रूस के अंदर आपने अमेरिका को भी चुनौती देते हुए और नाटो को भी चुनौती देते हुए यूक्रेन को जिस प्रकार से रौंदा है पिछले 2-3 साल के अंदर, जबकि यह माना जा रहा था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था, अमेरिका उसकी मदद कर रहा था, और शायद रूस ये दुस्साहस न करे कि यूक्रेन पे आक्रमण करे। लेकिन रूस ने न केवल यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, बल्कि उसको पूरी तरह से रौंद डाला। अमेरिका ने भी कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, और नाटो ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि रूस ने जो सप्लाई थी गैस की और क्रूड की, वो नाटो जो जितने यूरोपियन कंट्रीज की तरह उन्हें रोक दिया, और उनके लिए भी परेशानी का एक सबब बन गया। अब ये तीन गुट हैं जिनके बीच में हमारी जो विदेश नीति है उसकी सफलता का हम लोग निरीक्षण करते हैं कि ये सफलता हुई या नहीं हुई। अगर अपने पड़ोसी देशों के बारे में आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहां तो समस्याएं बहुत ज्यादा जटिल हैं। बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, आज के तारीख में बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा शत्रु हो गया है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट भावनाएं हैं, और बांग्लादेश में भारत के अगेंस्ट भावनाएं हैं, और उसको और ज्यादा भड़काने का प्रयास हुआ जब शेख हसीना को अपने देश के अंदर शरण दे दी गई, जिनको दूसरे किसी भी देश ने शरण देने से इनकार कर दिया। तो बांग्लादेश तो एक तरह से दूर हो गया।
भूटान और नेपाल के अंदर भी चीन का जिस प्रकार से हस्तक्षेप बढ़ गया, वो समस्या। चीन और पाकिस्तान को तो हमेशा से आप कभी भी अगर अपना मित्र मानेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। मालदीव, जहां पे भारत समर्थित एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो भारत का समर्थन करते थे, वो इलेक्शन हार गए और चीन समर्थित राष्ट्रपति वहां पे आ गए, और जिस प्रकार का कांड भारत और मालदीव के बीच में हुआ वो आपने देखा। लेकिन वो आज के तारीख में चीन का प्रभाव मालदीव में बहुत ज्यादा है। श्रीलंका के अंदर भी जिस प्रकार की स्थिति बनी वो आपने देखा। तो अपने पड़ोसी देशों से तो हमारे संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश से तो अब एक जो हमारे जिसको स्वतंत्र कराने का, आजाद कराने का सारा श्रेय भारतवर्ष को मिलता था, आज हमारा बिल्कुल शत्रु राष्ट्र बन के बैठ गया। खैर, ये तो बात हुई चलिए अपने पड़ोसी देशों में, और ये भी बात जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में हुई कि अगर कोई पड़ोसी राष्ट्र दूसरे पे आक्रमण करेगा तो अमेरिका और यूरोप कोई मदद नहीं करेगा, दूर बैठे हुए हैं, केवल आपको पुचकारेंगे, अपना माल बेचेंगे, लेकिन उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो क्योंकि चीन आपके बगल में बैठा है तो उसका ध्यान विशेष तौर पर भारत को रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने भारतवर्ष के साथ जो हमारी विदेश नीति है उसको सफल माना जाए या असफल माना जाए। देखिए, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जब पहले तो बात उन्होंने मोदी जी को इनविटेशन नहीं दिया था बुलाने का, मोदी जी ने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा था, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था, मोदी जी उनसे मिलने गए थे, उसके बाद उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई थी। तो ये एक प्रकार की ऐसी मीटिंग थी जिससे हमें ये लगता था कि भारतवर्ष को कुछ हासिल होगा। अब भारतवर्ष को क्या हासिल हुआ भाई? F-35 अगर आप प्लेन खरीदते हैं, जिसके बारे में एलन मस्क खुद कह चुके हैं कि ये बिल्कुल आउटडेटेड प्लेन्स हैं और इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, तो इनको खरीदेगा कौन? ये एलन मस्क जब कह रहे हैं उसको हम लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी मोटरसाइकिल पे हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी उसको हमने कम कर दिया। जो उनके द्वारा बनाई गई विस्की थी, स्कॉच थी, उस पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, और उसने स्टील पे अपने टैरिफ लगाने का प्रयास कर दिया। तो एक तो उसने एक प्रकार से वहां मरोड़ के भारतवर्ष को जिस प्रकार से दबोचा, उससे हमें लगता है कि भारत प्रेमी होने की वजह से, भारत माता को अपनी मां मानने की वजह से हमें लगता है कि अमेरिका के साथ जो हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। और जिस प्रकार से हमारे जो वहां पे लोग चले गए थे अमेरिका के अंदर, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, व्यवसाय नहीं मिल रहा था, और ये गलत गए थे, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब चले गए थे तो जिस प्रकार का ट्रीटमेंट उन्हें मिला और जिस प्रकार से जंजीरों और बेजुनियों से भेड़ के उनको यहाँ पे भेजा गया, बल्कि सिख जो नौजवान वहां गए थे उनका टर्बन वहां उतरवा लिया गया, तो जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया गया, और 3 अभी तक लोग प्लेन वहां से आ चुके हैं। और पहले में तो हमने सोचा था चलिए मोदी जी की जाने के पहले की बात हुई, लेकिन उसके मोदी जी की मुलाकात के बाद भी दोनों प्लेन में अगर टर्बन्स उतार ली जाए और हथकड़ियां लगा के उनको भेजा जाए, और जो लोग भारतवर्ष वापस आ गए हैं पुलिस उनसे बात करने के लिए पत्रकारों को रोके, तो इसका मतलब कहीं कोई मामला ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। तो अमेरिका से हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। अच्छा, ये बात बिल्कुल सब जानते हैं, सारे भारतवासी जानते हैं कि पिछले 70-75 साल से अगर सबसे ज्यादा हमारी मित्रता वश किसी ने व्यवहार किया है तो रूस ने किया है। अगर जब अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया था और उसके यहाँ से चीजों को खरीदने और बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो भारतवर्ष ने उसका सहमति नहीं जाहिर की थी, और भारतवर्ष ने रूस से सस्ते दामों पे तेल खरीदा था। हाँ, ये बात दूसरी है कि जो सस्ते दामों में तेल खरीदा गया रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा या भारतीय तेल कंपनियों द्वारा, उसका लाभ कंज्यूमर्स को नहीं दिया गया, और सारा का सारा फायदा रिलायंस ने और इन तेल कंपनियों ने उठाया। लेकिन इस बार अमेरिका ने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि अब रूस से सस्ता तेल भी नहीं खरीदेगा। अब रूस भी ये बात करेगा कि हम ईरान से भी ना खरीदें, हम रूस से भी ना खरीदें, केवल अमेरिका से खरीदें, अधिक दाम पे खरीदें। तो एक तरफ तो हम उन पे टैरिफ घटा रहे हैं, वो हमारे यहाँ से टैरिफ बढ़ा रहा है, तेल अपना महंगा बेचेगा, सस्ता तेल हमें रूस से नहीं खरीदने देगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अब एक विदेश नीति हुई भारतवर्ष की और अमेरिका के बीच की। अब इसके बाद अब आ जाइए चाइना में। भाई, अमेरिका ने पहले ही, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ब्रिक कंट्रीज जो हैं ये टैरिफ बहुत ज्यादा लगाते हैं, हम इन्हें टैरिफ बढ़ाएंगे, और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा था ब्रिक कंट्रीज आर डेड। इसका माने वो ब्रिक कंट्रीज को उन्होंने अपने आलोचना का केंद्र बना लिया। ब्रिक कंट्रीज को आलोचना का केंद्र क्यों बना लिया? जिसके अंदर चाइना इंडिया दोनों हैं। उन्होंने इसलिए आलोचना का केंद्र बनाया कि भारतवर्ष भी उस डिसीजन में था जिसमें कहा गया था ब्रिक कंट्रीज द्वारा कि हम जो डॉलर की सुप्रीमेसी है वर्ल्ड इकोनॉमी में उसको खत्म करेंगे, और हम लोग आपस में करेंसी एक बनाएंगे जिसमें लेन देन करेंगे। और ये बात नागवार गुजरी डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कि अगर ये आप करेंगे तो हम आप पे 100% टैरिफ लगा देंगे।
अच्छा, अब इस चक्कर में भारत भी दबाव में आ गया अमेरिका के, और उन्होंने कहा नहीं साहब हम उसमें सिग्नेटरी नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो डॉलर में ही खरीद फरोख्त करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिक कंट्रीज भी आंखें दिखा रहे हैं कि अगर आपने पहले सिग्नेटरी थे और आपने सहमति जाहिर की थी और अब आप जो है डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके डोनाल्ड ट्रंप से डॉलर में ही खरीद फरोख्त करेंगे, तो आपने डिसीजन पहले क्यों लिया था? तो ब्रिक कंट्रीज भारत को निकालने की बात कर रहा है। तो भारत जो है जहां तक पड़ोसी देशों का मामला है वहां भी उलझा हुआ है। ब्रिक कंट्रीज में पहले निर्णय लेके उसे पलटने की वजह से ब्रिक कंट्रीज से भी हमारी स्थिति गड़बड़ हो रही है। रूस से जो हम सस्ता तेल ले रहे थे जिसकी वजह से रूस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा था, उससे विड्रॉ करने की वजह से रूस भी हमें अपना ये समझेगा कि हमने उसका साथ नहीं दिया। और अमेरिका जिस प्रकार से वहां मरोड़ रहा है वो आपके सामने मैं पेश कर चुका हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जयशंकर साहब पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, उनको ये पता है कि या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्ष राजनीति में चलिए, या अपने मित्रों को शत्रुओं को इस प्रकार से एडजस्ट करके चलिए अपने देश के लाभ के लिए, कि जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब ना हो और हमारी विदेश नीति इतनी खराब ना हो जाए कि रूस भी हमारा दोस्त ना रहे, ब्रिक कंट्रीज भी हमारे दोस्त ना रहे और अमेरिका भी हमारा दोस्त ना रहे, और इसका दुष्परिणाम हम भारतवासियों को झेलना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसी विदेश नीति बनानी चाहिए जिससे भारत माता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और हमारी देश के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।